आदित्य के घर पार्टी शुरू हो चुकी थी। सब कुछ इतना शानदार था कि पार्टी की चमक देखते ही बन रही थी। धरा और विवान दोनों जानकी के पास खड़े बातें कर रहे थे। तभी आदित्य वहां आकर जानकी से बोला, दादी चलिए केक काटते हैं। जानकी आदित्य की बांह को छूकर बोली, बेटा अहाना और हमारे बाकी ऑफिस स्टाफ को आ जाने दीजिए। सबके आने के बाद ही हम केक काटना चाहते हैं। ठीक है दादी, मैं जाकर गेस्ट को अटेंड करता हूँ। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। जानकी बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। तभी अहाना लाल रंग के खूबसूरत से इवनिंग गाउन में वहां आ गई। उसके गोरे रंग पर लाल रंग खूब खिल रहा था। उसके हाथों में फूलों का बुके था। वो जानकी को देखते ही मुस्कुराते हुए उनके ओर बढ़ने लगी। उसे देखते ही विवान ने सीटी मारी तो धरा ने उससे गुस्से से घूरा और आहिस्ता से बोली, दादी के बर्थडे पर मार खानी है क्या, बेवकूफ। तेरी होने वाली भाभी है वो। विवान अहाना को देखते हुए बोला, होने वाली है दी, हुई थोड़ी है। धरा फिर से उसे घूरने लगी। अहाना जानकी को बुके देते हुए मुस्कुराकर बोली, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो दादी। इतना कहकर उसने उनके पैर छुए तो जानकी उसे गले लगाकर बोली, बहुत खूबसूरत लग रही है आप बेटा, भगवान आपको बुरी नजर से बचाए। दादी ठीक कह रही है अहाना, यू आर लुकिंग गोर्जियस टुडे। तभी विवान बोल पड़ा। अहाना ने तुरंत उसकी ओर देखा और बोली, थैंक यू विवान। वैसे आदित्य सर कहीं नजर नहीं आ रहे। यही कहीं होंगे, इतनी देर से आपका ही तो इंतजार कर रहे थे। विवान ने फट से जवाब दिया। तभी धरा वहां आकर बोली, अहाना अब तुम आदित्य को सर कहना बंद कर दो, क्योंकि अब तो बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। अहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक आदित्य खुद मुझे उन्हें सर कहने के लिए मना नहीं करते, मैं उन्हें सर कहकर ही बुलाना चाहती हूँ दी। हम दोनों जानते हैं कि आदित्य मुझसे शादी करने के लिए क्यों माने हैं। वो ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दादी चाहती थी, और उनके लिए दादी की आज्ञा सबसे पहले है। ऐसा नहीं है अहाना, आदि तुम्हें बहुत पसंद करता है। धरा के इतना कहते ही अहाना मुस्कुराते हुए बोली, दी पसंद करने और प्यार करने में बहुत फर्क होता है। यहाँ सब जानते हैं कि आदित्य मुझसे प्यार नहीं करते और शायद कभी करेंगे भी नहीं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो एक बहुत अच्छे पति साबित होंगे। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे और मुझे अपनी पत्नी होने के भी सारे हक देंगे। तभी लता वहां आकर बोली, अहाना बेटा माना कि आदित्य को प्यार जताना नहीं आता, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसे किसी से प्यार करना नहीं आता। वो तुम्हें जताता नहीं है, पर उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत खास जगह है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। जानकी भी अहाना के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हाँ बेटा आप देखिएगा, जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तो आदित्य प्यार जताना भी सीख जाएंगे। सबकी बातें सुनकर विवान मुंह बनाकर बोला, अरे यार ये सब क्या लेकर बैठ गए आप लोग, अब तो सब आ चुके हैं, तो प्लीज दादी चलकर केक काटिए ताकि पार्टी शुरू हो सके। जानकी ने विवान को घूरा और फिर अहाना के गाल को छूकर बोली, अहाना जाइए बेटा, आदित्य को बुलाकर लाइए। जी दादी। इतना कहकर अहाना पार्टी में आदित्य को तलाशने लगी। आदित्य लॉन में उसे कहीं नजर नहीं आया तो वो उसे ढूंढने घर के अंदर जाने लगी, पर तभी उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, जो सबसे दूर अकेला झूले के पास खड़ा हुआ शराब पी रहा था। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, गुड इवनिंग सर। उसकी आवाज सुनकर आदित्य ने पलटकर उसकी ओर देखा तो अहाना मुस्कुराते हुए बोली, चलिए सर, दादी आपको बुला रही है, तुम चलो मैं आता हूँ। आदित्य बोला। अहाना ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी आदित्य बोल पड़ा, अहाना मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आदित्य के इतना कहते ही अहाना के कदम रुक गए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और पलटकर आदित्य की ओर देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, सर मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं। जिस दिन आप बिना किसी दबाव के अपनी खुशी से ये शादी करना चाहें, उस दिन अगर ये शादी हो तो हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। आदित्य फिर से पलटकर खड़ा हो गया और बोला, मानता हूँ अहाना कि ये मेरी दादी की ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, पर उन्होंने इस बात के लिए मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं डाला। इस शादी के लिए मैंने अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से हाँ की है, क्योंकि अब मैं ना खुद इंतजार करना चाहता हूँ और ना तुम्हें करवाना चाहता हूँ। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अब चलिए, बर्थडे केक काटने के लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आदित्य ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उसके साथ चल दिया।
उसे आते देख श्याम जानकी से बोला, दादी आदित्य आ गया, चलिए अब जल्दी से केक काटते हैं। तभी आदित्य मुस्कुराते हुए जानकी के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, दादी कैंडल बुझाइए। जानकी ने कैंडल बुझाई तो पार्टी में आए सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। फिर उन्होंने केक काटा और सबसे पहले केक अपने बेटे यानी आदित्य के डैड को खिलाया। आदित्य ने भी आगे आकर केक लिया और अपनी दादी को खिलाकर बोला, हैप्पी बर्थडे दादी। घर के सारे सदस्य उन्हें बर्थडे विश करके गिफ्ट देने लगे। तभी जानकी ने आदित्य से पूछा, आदि आप तो हमें कुछ स्पेशल तोहफा देने वाले थे ना। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, जी दादी, आज जो तोहफा मैं आपको देने जा रहा हूँ उसे आप कभी नहीं भूलेंगी। और आपका सबसे पहला तोहफा ये है कि आप जल्द से जल्द पंडित जी को बुलाकर मेरी और अहाना की शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। आदित्य के इतना कहते ही जानकी के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों के चेहरे भी खिल गए। जानकी ने तुरंत आदित्य को गले लगा लिया और अहाना को भी पास आने का इशारा किया। अहाना के पास आते ही उन्होंने उसे भी अपने गले से लगा लिया। जानकी भावुक हो गई तो आदित्य उनकी ओर देखकर बोला, अभी तो आपका सबसे स्पेशल गिफ्ट बाकी है दादी। ये सुनकर जानकी और बाकी सब उसे एकटक देखने लगे। आदित्य ने तुरंत सूरज को इशारा किया तो सूरज ने आगे बढ़कर एक फाइल उसके हाथ में थमा दी। आदित्य वही फाइल जानकी को देते हुए बोला, ले लीजिए दादी, आपका स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। जानकी ने आदित्य की ओर देखते हुए फाइल ली और उसे खोलकर देखने लगी। आदित्य उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ये मानपुर की हमारी हवेली और हमारी सारी जमीन जायदाद के कागजात हैं दादी, मैं हमारा सब कुछ वापस ले आया हूँ। आदित्य के इतना कहते ही सबके चेहरों की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। जानकी पेपर्स देखकर कुछ बोल नहीं सकी और न ही खुद को संभाल पाए। उन्होंने सुमन की ओर देखकर कहा, सुमन हम बहुत थक गए हैं, हमें हमारे कमरे में ले चलो। उनके इतना कहते ही आदित्य हैरानी से उन्हें देखने लगा। जानकी ने फाइल टेबल पर रख दी और सुमन के साथ अपने कमरे में चली गई। आदित्य उन्हें जाते देखकर सोच में पड़ गया। तभी उसके डैड ने उसे गुस्से में घूरा और अपनी मां के पीछे चले गए। आदित्य को लगा था कि उसकी दादी ये पेपर्स देखकर खुशी से उछल पड़ेगी, पर उन्हें उदास देखकर आदित्य परेशान हो गया और एक ही पल में पार्टी का माहौल भी बदल गया। तभी श्याम मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज में बोला, अरे माहौल इतना टेंस क्यों हो गया है, दादी अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, तब तक हम पार्टी करते हैं। इतना कहकर उन्होंने डीजे वाले को इशारा किया और उसने तुरंत म्यूजिक ऑन कर दिया। म्यूजिक ऑन होते ही सब लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया, पर आदित्य अभी भी परेशान था। तभी लता ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, इतने सालों बाद अचानक से मानपुर का नाम सुनकर शायद माँ के सामने अतीत की कड़वी यादें आ गई है, बस इसलिए थोड़ा परेशान हो गई है, पर तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी और फिर से पार्टी में आ जाएंगी। तुम जाकर गेस्ट को अटेंड करो। आदित्य ने आहिस्ता से सिर हिलाया और मन ही मन बोला, मैं हमारा सब कुछ वापस ले आया हूँ, पर फिर भी दादी खुश नहीं लग रही है। कहीं मैंने उनके अतीत के जख्म कुरेद तो नहीं दिए। मुझे दादी से जाकर बात करनी होगी, जानना होगा कि दादी खुश क्यों नहीं है। दूसरी ओर सुमेर एक पुराने घर में प्रीति को लेकर आया। घर के अंदर प्रीति को उसके बाबा सा एक पलंग पर बैठे नजर आए। वही पास में उसकी माँ भी बैठी थी। प्रीति भागती हुई अपने बाबा सा के गले लगकर रोने लगी। जगदीश तुरंत उसे खुद से दूर करके बोले, प्रीतु तू यहाँ क्या कर रही है? अगर ठाकुर साहब तुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो सुमेर तू इसे यहाँ क्यों लाया? सुमेर तुरंत आगे आकर बोला, काकासा ये आपसे मिलने की जिद कर रही थी, इसलिए मुझे इसे यहाँ लेकर आना पड़ा। तभी प्रीति रोते हुए बोली, बाबा सा आपसे और मासा से मिले बिना कैसे चली जाती मैं? अपनों को छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता है, और फिर आप तो हमेशा मेरी परछाई बनकर मेरे साथ रहे हो। हर मुश्किल में आपने मेरी हिम्मत बनकर मेरा साथ दिया है। उसकी बातें सुनकर जगदीश भावुक हो गए और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, बेटा तेरे बाबा सा तो आज भी तेरे साथ है, पर आज तुझे विक्रांत की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ठाकुर साहब बहुत खतरनाक इंसान है। इस वक्त पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि वो उनके इशारों पर नाच रही है। इसलिए तुझे यहाँ से भागना होगा। चली जा यहाँ से दूर बेटा, और अपना भविष्य खुद बना। अपनी पढ़ाई पूरी कर। विक्रांत ने तुझे फोन और रुपए दिए हैं ना, वो तेरे काम आएंगे। एक बार यहाँ सब ठीक होते ही मैं तुझे खुद लेने आऊंगा, पर इस वक्त अपनी जान बचा और चली जा यहाँ से, जा बेटा। प्रीति अपने बाबा सा से लिपट कर रोने लगी। गंगा ने जल्दी से अपने पहने गहने उतारकर प्रीति के बैग में डाले
और बोली, लाडो ये गहने भी अपने पास रख, थारे काम आवेगे, अपने कॉलेज चली जाना और वहां पहुंचकर हमें फोन करती रहना। प्रीति अपनी माँ को भी गले लगाकर रोने लगी तो सुमेर आगे आकर बोला, जल्दी कर प्रीति, हमारे पास वक्त नहीं है। अब तक उन्हें पता चल चुका होगा कि तू भाग गई है। वो पूरे गांव में तुझे ढूंढते फिर रहे होंगे। हमें जल्द से जल्द स्टेशन पहुंचना होगा, चल। इतना कहकर सुमेर ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रीति फिर से अपने बाबासा और माँ को देखकर रोने लगी। उनकी भी आंखें भर आई। काका साहब, प्रीति की चिंता मत करिए, मेरे रहते उसे कुछ नहीं होगा। चाहे मेरी जान चली जाए पर इसे कुछ नहीं होने दूंगा। भरोसा रखिए मुझ पर, कुछ नहीं होगा इसे। इतना कहकर सुमेर ने प्रीति का बैग उठाया और उसे लेकर चला गया। दूसरी ओर बारात में आए सब लोग नाचने वाली लड़कियों के साथ नाचने में मग्न थे। तभी भानु के फोन की बेल बजने लगी। उन्होंने एक तरफ आकर कॉल रिसीव की और बोले, वहां सब ठीक है ना जग्गू, सुमेर पर से अपनी नजरें मत हटाना। जग्गू परेशान होकर बोला, सुमेर और उसका दोस्त भैरव दोनों भाग गए हैं। इतना सुनते ही भानु का पारा चढ़ गया और वो गुस्से में चीखा, अरे ऐसे कैसे भाग गया, तुम लोग कर क्या रहे थे। जग्गू ने डरते हुए उसे पूरी बात बताई तो भानु फिर से गुस्से में भड़की, तुमने मुझे फोन करके पहले ये सब क्यों नहीं बताया। किया था ठाकुर साहब पर आपने फोन उठाया ही नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे आदमी ढूंढ रहे हैं उस सुमेर को। भानु गुस्से में बोला, उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि वो सीधा यही आया होगा। तुम हमारे सारे आदमियों को लेकर जल्द से जल्द यहाँ पहुँचो। जी ठाकुर साहब, अभी आता हूँ। जग्गू के इतना कहते ही भानु ने फोन काट दिया और गुस्से में खुद से बोले, किसी काम के नहीं है साले। इतने सारे आदमी होकर भी उस सुमेर को भागने से नहीं रोक पाए। सबके सब निकम्मे हैं, कहीं वो सुमेर प्रीति तक न पहुंच जाए। भानु भागते हुए विक्रांत के पास पहुंचे जो सबके साथ नाच रहा था। भानु ने उसकी दोनों बाहें पकड़कर पूछा, विक्रांत प्रीति कहाँ है। विक्रांत ने नाचते हुए जवाब दिया, अंदर है, जब आप कहेंगे तो वरमाला और फेरों के लिए ले आएंगे उसे। भानु गुस्से में बोले, सुमेर हमारी हवेली से भाग गया है। ये सुनकर विक्रांत के पैर रुक गए और उसने हैरानी से पूछा, क्या, पर आपने तो कहा था कि वो आपकी हवेली में कैद है, तो भाग कैसे गया। भानु हड़बड़ाते हुए बोला, वो सब हम बाद में बताएंगे आपको, पहले आपकी बहन को बाहर लेकर आइए। विक्रांत ने सिर हिलाया और तुरंत पारो को आवाज लगाई, पारो, वरमाला और फेरों का समय हो गया है, प्रीति को लेकर आ। जी छोटे ठाकुर, इतना कहकर पारो दौड़ती हुई अंदर गई। भानु बेचैनी से उसके बाहर आने का इंतजार करने लगे, पर जब पारो 10 मिनट तक बाहर नहीं आई तो उन्होंने झुंझलाकर कहा, विक्रांत जाकर प्रीति को लेकर आओ अभी। जी। विक्रांत तुरंत घर के अंदर आया और अंदर जाते ही उसने सबको इशारा किया। जब कुछ देर तक विक्रांत बाहर नहीं आया तो भानु ने गुस्से में अपने एक आदमी से गन छीनी और खुद ही अंदर चले आए। अंदर सब परेशान खड़े थे। उन्हें देखते ही विक्रांत उनके पास आकर बोला, ठाकुर साहब प्रीति कहीं मिल नहीं रही है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो यही थी, पर अब पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं अभी वीर और अपने आदमियों को भेजता हूँ उसे ढूंढने के लिए। विक्रांत इतना कहकर जाने लगा, पर तभी भानु ने उस पर अपनी गन तान ली। विक्रांत उसे हैरानी से देखने लगा तो भानु ने गुस्से में पूछा, आपने ही अपनी बहन को भगाया है ना। विक्रांत तुरंत बोला, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं क्यों भगाने लगा उसे। भानु गुस्से में भड़के, क्योंकि बहन है वो आपकी, और जब आपको पता चला कि आपके काकासा ने अपनी जायदाद में आपको भी हिस्सा दिया है तो आपके मन में अपनी बहन और काकासा के लिए प्यार जाग गया और इसलिए आपने प्रीति को भगा दिया, है ना। विक्रांत ने अकड़कर जवाब दिया, अपनी गलतियों का ठीकरा मेरे सिर पर मत फोड़िए ठाकुर साहब। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सुमेर का कुछ इंतजाम कीजिए। अगर वो प्रीति तक पहुंच गया तो हमारा सारा खेल बिगाड़ देगा। पर आपको अपने आदमियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। जरूर सुमेर ने बारात के आने का फायदा उठाकर प्रीति को आपकी असलियत बता दी होगी, इसलिए वो यहाँ से भाग गई है। भानु उसकी गर्दन पकड़कर बोला, अपना ये नाटक बंद कीजिए विक्रांत। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रीति को आपने ही भगाया है। अगर प्रीति हमें नहीं मिली तो हम यहाँ खून की नदियाँ बहा देंगे। मुझे धमकी देने से प्रीति मिल नहीं जाएगी ठाकुर साहब, हमें उसे ढूंढना होगा। जब बारात आई थी तो वो यही थी, अगर भागी है तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलिए ढूंढते हैं उसे। इतना कहकर विक्रांत वहां से चला गया। भानु भी गुस्से में उसके पीछे चल दिया। बाहर आते ही विक्रांत ने वीर और बाकी सबको बताया कि प्रीति लापता है, तो सब लोग प्रीति को ढूंढने के लिए हथियार लेकर निकल पड़े।
भानु भी अपने आदमियों से बोले, ढूंढो उसे और हमारे सामने लेकर आओ, और अगर वो उस सुमेर के साथ मिले तो सुमेर को जिंदा मत छोड़ना, गोली मार देना उसे, तब तक हम हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं। भानु के इतना कहते ही उसके आदमी दौड़ते हुए प्रीति को ढूंढने निकल गए। भानु भी अपनी गन लिए गुस्से में अपनी जीप की ओर बढ़ने लगे। विक्रांत भी उनके पीछे भागा। दोनों जैसे ही जीप में बैठे तो भानु ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, प्रीति अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, वो उन्हें लेने हॉस्पिटल जरूर गई होगी। विक्रांत मन ही मन बोला, सुमेर ठीक कह रहा था कि हॉस्पिटल जरूर जाएगा। दूसरी ओर जग्गू अपने आदमियों के साथ गांव की ओर आ ही रहा था कि तभी उसे सुमेर जीप चलाता हुआ नजर आया। साथ ही उसे एक लड़की भी नजर आई, पर कंबल ओढ़ने की वजह से उसे प्रीति का चेहरा नजर नहीं आया। उसने तुरंत अपनी जीप मोड़ी और सुमेर का पीछा करने लगा। उसने भानु को भी कॉल किया। हॉस्पिटल पहुंचे भानु ने जग्गू की कॉल देखते ही कॉल रिसीव की तो जग्गू तुरंत बोला, ठाकुर साहब मैंने अभी अभी सुमेर को देखा है, उसके साथ शायद कोई लड़की थी और वो दोनों स्टेशन की ओर जा रहे थे। भानु ने बहुत जोर से अपना हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पर दे मारा और गुस्से में चीखा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रीति है, पीछा करो उनका। दोनों हाथ से निकलने ना पाए। भानु ने अपनी गाड़ी फिर से गांव की ओर मोड़ी और चीखा, मुझे किसी भी हाल में प्रीति चाहिए, समझे तुम। इतना कहकर भानु जीप से बाहर आया और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। विक्रांत भी गाड़ी से उतरकर उसके पीछे जाते हुए मन ही मन बोला, इसके आदमियों ने सुमेर और प्रीति को देख लिया है, कहीं वो लोग उन्हें पकड़ ना ले। मुझे कुछ भी करके सुमेर को बताना होगा कि ठाकुर साहब के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। उसने भानु के पीछे चलते हुए सुमेर को मैसेज करके अपने फोन से मैसेज डिलीट कर दिया। ठाकुर साहब उस कमरे में पहुंचे जहां जगदीश एडमिट थे। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो उसे जगदीश बेड पर लेटे नजर आए और प्रीति की मां भी उनके पास ही बैठी हुई थी। लेखिका कविता वर्मा।